जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। चल तो रहा हूँ गीता। एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से सोहन के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हे भगवान, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी हो जाते थे। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू नहीं थम रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है कि सवेरे का काम छोड़ दे। हाँ सही कहा तुमने। मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो गीता, लेकिन कौन सा काम करे ये समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद गीता खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वे काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम न करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर गीता ने कहा, बस जी अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती। तो हम और करेंगे भी क्या गीता? हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं आलू टिक्की बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे? मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर आलू टिक्की का ठेला लगाएं? गीता की बात मानकर सोहन सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वह गीता के साथ गांव के हाट जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गीता आलू टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। गीता, इतनी जल्दी तुमने सुबह सुबह आलू टिक्की बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी? अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में टिक्की बनाने में भी वक्त लगेगा ना। और गांव के चौराहे पर कई लोग सुबह सुबह आलू टिक्की का नाश्ता करने भी आते हैं। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों आलू टिक्की बेचने के लिए गांव के चौराहे की ओर निकल जाते हैं। बहुत घबराहट हो रही है जी, न जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों की बनी आलू टिक्की की खुशबू से ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। और सच में वही होता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। भाई साहब, कैसे दे प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। सोहन जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। भाई वाह, क्या स्वाद है। इतनी अच्छी आलू टिक्की तो हमने कभी नहीं खाई, मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं बनाई। वाह भाई, ये टिक्की खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। देखो, पहले दिन ही हमें कितनी अच्छी कमाई हो गई। इतने पैसे तो हम पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाते थे। सही कहा तुमने। साथ ही ग्राहकों से इज्जत और प्यार मिला, वो अलग। अब मैं कल और भी जल्दी उठकर ढेर सारी टिक्की बना लूंगी। अब गीता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और कुछ दिनों में गांव के चौराहे पर उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके गांव के ही कुछ लोग जलने लगे। अरे वाह सोहन भाई, भाभी, आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली। लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, बस यूं समझो महेश, ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर गांव के ही मेन रोड पर एक ढाबा खोल लें और उसी में आलू टिक्की बनाकर बेचें। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है महेश। अब वे मिलकर पैसे लगाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब महेश पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी सुनीता कहती है, ये क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो? जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना। लेकिन 60% तो वो पति पत्नी ही रख लेते हैं। सुनीता, आलू टिक्की का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं। साथ ही सारी टिक्की गीता भाभी अकेले बनाती है, तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ, तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए। मैं कह रही हूँ वो दोनों बड़े ही चालाक हैं। सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं।
ये कैसी बातें कर रही हो सुनीता? वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और गीता भाभी भी बड़ी मेहनती हैं। अजी वाह, ये क्या बात हुई? अब वो आलू टिक्की बनाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पैसे वो रखेगी। टिक्की तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए। और मैं तो कहती हूँ, आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अब महेश भी वही करने लगता है। अब वो मौके की तलाश में था और एक दिन जब सोहन के पैर में स्कूटी से गिरकर फ्रैक्चर आ जाता है, तब सोहन कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ जाता है। तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से गीता के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन, निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से। आज से ये ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने। अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। और अगर आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी कि ढाबा हमारा भी है? है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से। तुमने खुद इस पेपर पर साइन किए थे। महेश भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है, आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है। उस बात का आपने फायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। गीता दुखी होकर घर की ओर आ जाती है। इस वक्त सोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर वह सोहन से कुछ भी कहेगी तो टेंशन से उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। अब गीता घर आकर उसे कुछ भी नहीं बताती और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर जाकर उस पर आलू टिक्की बेचने लगती है। उधर सुनीता भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है और आलू टिक्की बनाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके बनी हुई टिक्की किसी को भी पसंद नहीं आती। छी छी भैया, ये कैसी टिक्की बनाई? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। जब गीता भाभी टिक्की बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस टिक्की में ना तो मिर्च का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे आलू का मसाला कच्चा है। मैं तो ऐसे खा ही नहीं सकता। छी। ऐसे ही उनके ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक उनकी बनी टिक्की खाकर पहला निवाला मुंह में डालते ही वहां छोड़कर वापस चला जाता। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है लोगों की मति मारी गई है, जो इतने अच्छे स्वाद को भी ना कहकर चले जा रहे हैं। उधर गीता ने फिर से ठेले पर आलू टिक्की बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाभी, आपके हाथों की बनी स्वादिष्ट टिक्की खाकर तो दिल खुश हो गया। ऐसे ही अब और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब सोहन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जब वो गीता के साथ काम पर जाता है तो नया ढाबा देख हैरान रह जाता है। ये सब क्या है गीता? फिर गीता उसे सारी बात बताती है। वो महेश इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं ये सब कर पाई। इन सब में ईश्वर ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे गर्व है गीता कि मेरी पत्नी तुम जैसी एक मेहनती महिला है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब सोहन उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में सुनीता और उसका पति महेश अपना सब कुछ खो बैठते हैं और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके गांव के दूसरे लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब गीता और सोहन अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं।